कुछ नया, कुछ फ्रेश, कुछ हटके देखने की अगर इच्छा है तो ये वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में आप ये मूवी देखने के लिए ज़रूर जाओगे। अमेज़ॉन पर रिलीज़ हुई है, अनपॉज्ड 2020 पे रिलीज़ हुई है। इस फिल्म के अंदर में जो भी समय दिखाया गया है वो हर एक समय को दर्शाता है और सारे के सारे समय जो है कोविड-19 से रिलेटेड है। यानी लॉकडाउन के टाइम पे जब हम घर पे बैठे हुए थे तो हमारे साथ साथ और भी कितने लोग क्या क्या झेल रहे थे और किस तरह से अपनी लाइफ को गुजार रहे थे, वो सारी चीज़ें इस मूवी के अंदर में आपको देखने को मिलेगी। तो चलो यार, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो और हाँ यार, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आपको कुछ हट के इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो फाइनली हंटर के बाद और अफसोस के बाद में एक बार फिर से मिस्टर दहिया जो है एक हट के कंटेंट में दिखे हैं। बस आपको शिकायत ये रहेगी कि ये पूरी की पूरी मूवी में वो क्यों नहीं थे। इस मूवी के 10 से 15 मिनट के बाद में मेरे दिमाग में ये आया कि शायद मैं असाइलम का दूसरा पार्ट देख रहा हूँ जो कि बॉलीवुड की तरफ से है। बस असाइलम जो है काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग था, लेकिन ये जो है इमोशन का एक रोलर कोस्टर है। एक ऐसा इमोशन जो कि आप अभी, भविष्य और भूतकाल में तीनों में आप जो है एक्सपीरियंस कर चुके हो और भविष्य में एक्सपीरियंस करने वाले हो सकते हो। सबसे पहले बात करते कि भूतकाल यानी पास्ट में हमारे साथ में क्या हुआ। जब 21 मई का टाइम था 2020 और उस टाइम पे जब अनाउंस किया गया था कि पूरे की पूरी इंडिया में जो है लॉकडाउन है और साथ ही साथ पूरे विश्व भर में भी लॉकडाउन अनाउंस किया गया था, तो उस वक्त में इंडिया के लोग क्या कर रहे थे ये स्टोरी बताऊंगा। लेकिन ये स्टोरी नंबर 3 पे आती है, लेकिन नंबर 1 पे जो स्टोरी आती है वो है दहिया और चोक्ड में कोई थी यार, द महाराष्ट्रियन हीरोइन। तो वो ये दोनों मिलकर के जो इस कहानी को दर्शाए हैं बॉस, 15 मिनट के अंदर में आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। फर्स्ट कहानी में जो आपको दिखाया जाता है कि दहिया जो है हीरोइन के साथ में मिल रहे हैं और वो किसी रेस्टोरेंट में बैठ करके वेट कर रहे हैं और नो डाउट कि भाई वो वहाँ पे डेट के लिए गए हैं। अब डेट के लिए जब लड़की आती है उससे बातचीत होती है और बातचीत में ये पता चलता है कि वैलेंटाइंस डे 10 से 12 साल हो चुका है जो कि पूरी दुनिया में बैन हो चुका है। रीज़न ये है कि पूरी दुनिया में कोविड-19 जो है फैली हुई है। यानी इस कहानी में जो आपको टाइम दिखाया जा रहा होता है वो होता है 2033, यानी 12 साल, कोविड-19 के 12 साल के बाद। और उस वक्त में दुनिया किस तरह से जी रही है, लोग किस तरह से डेट कर रहे हैं और किस तरह से जो है डेट के वक्त में लड़की से मिल रहे हैं। ये दुनिया जो है वर्चुअलिटी की दुनिया है, जो थोड़ी थोड़ी मुझे रेडी प्लेयर 1 की भी याद दिला रही है, जिसके अंदर में हर कोई अपने घर के अंदर बैठा होता है लेकिन डेट हो या दोस्ती हो सब कुछ जो है ऑनलाइन कर रहे होते हैं। यहाँ पे डेट के टाइम पे जब आप हीरोइन को देखोगे तो वो बोलती हुई दिख रही होती है, लेकिन जैसे ही एक अचानक सा पैनिक अटैक आता है और वहाँ से दहिया भाग जाते हैं और अपने घर में वापस आते हैं और वहाँ पे पता चलता है कि वो लड़की एग्जैक्टली बोल ही नहीं सकती है। अब मिस्टर दहिया की अगर बात की जाए तो वो दहिया जो भाई साहब है वो एक क्या बोलेंगे यार, एक मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर में लोग जो है बहुत ही जल्दी हाइपर हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा पैनिक करते हैं। यानी उनको कोई भी खतरे की सिग्नल दिखती है तो वो सीधा जगह छोड़ के भाग जाते हैं और वो वर्चुअल डेट में यही किए हैं, मतलब वहाँ से भाग लिए और भागने के बाद में ये कहा कि मैं एक ऐसी लड़की से डेट कर रहा था जो कि वॉरियर है। अब यहाँ पे बता दूं कि इस कहानी में वॉरियर का मतलब ये है जो कि कोविड-19 से लड़ रहे हैं और वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हर बार पिछले 12 साल से ना जाने कितनी बार बड़े बड़े साइंटिस्ट आए और आने के बाद में इस चीज़ में फेल हो गए और वैक्सीन अभी भी नहीं बनी। बाय द वे हमारे रियल वर्ल्ड में वैक्सीन आ चुकी है और हमारे पीएम गुरु की तरफ से आई है। मतलब साइंटिस्ट कोई भी हो पर हमारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ पीएम साहब को जाता है। चलो कहानी में वापस आते हैं। कहानी में आगे ये दिखाया जाता है कि उसके पूरे घर में एआई टेक्नोलॉजी लगी हुई रहती है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। वो हर एक चीज़ अपनी आवाज़ और अपने इशारे पे चला रहा होता है। पूरे घर को जो है सैनिटाइज करके रखा है और हर एक चीज़ को सैनिटाइज किए बिना ना वो हाथ लगाता है ना वो खाता है। पूरे घर में वो अकेला रहता है, उसकी फैमिली नहीं है क्योंकि वो हाइपर है। क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पैनिक कर जाता है तो भाई जिसके वजह से उससे कोई कांटेक्ट में नहीं है। और ये वो दुनिया है जब लोग अपने फैमिली से मिलते नहीं हैं जबकि अपने फैमिली से ऑनलाइन मिलते हैं और उसमें भी इनको अलाउड नहीं किया जाता है क्योंकि इनकी जो कंडीशन है, मेडिकल कंडीशन, उसके वजह से कोई भी इनको पास आने नहीं देता है। पूरी दुनिया में जो दिखाया जा रहा है सब के सब कोविड-19 से लड़ रहे हैं, लेकिन जब ये अपनी गर्लफ्रेंड को ढूंढने निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि ये चांद पे जा रहे हैं। एक ऐसा सूट पहनते हैं जिसको अनटच सूट कहा जा सकता है, मतलब इसके अंदर में वो खुद का ऑक्सीजन भी लेके चल रहे होते हैं। तो ये सारी चीज आपको ये दर्शाता है कि भाई हो सकता है अगर वैक्सीन ना मिले तो 2033 तक दुनिया ऐसी हो जाएगी और हर कोई अकेला रहेगा। इस कहानी के अंदर में एक चीज और देखने को मिलेगा कि जब लॉकडाउन के टाइम पे हम घर में थे तो हम नई नई चीजें यूट्यूब के द्वारा सीख रहे थे और इसी चीज को यहाँ पे हाईलाइट करते हुए दिखाया गया है कि मिस्टर दहिया के पास से 12-15 अलग अलग सर्टिफिकेट, अलग अलग इन्होंने कोर्स कर रखा और हर एक चीज में इनको जो है एक्सपर्टीज हासिल है। मतलब उस वक्त तक दुनिया सब कुछ ऑनलाइन सीख रही होगी, सर्टिफिकेट भी ऑनलाइन मिल रहा होगा, आपकी
आपकी पढ़ाई, आपके बच्चे सब कुछ ऑनलाइन ही सीख रहे होंगे। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट कहानी की तरफ में। अगला कहानी बहुत ही अजीब सा है। अजीब सा इसलिए है क्योंकि इसके अंदर में ऋचा चड्ढा है और वहाँ पे दिखाया जा रहा है कि लॉकडाउन के बीच में जहाँ पे सभी रिपोर्टर लोग रिपोर्टिंग कर रहे थे, वहीं पे कुछ लोग जो है सेक्सुअल हरासमेंट का गेम खेल रहे थे। ऋचा चड्ढा जो है अपने हस्बैंड के साथ है तो सही, लेकिन उनके हस्बैंड जो है फिर भी अपने एम्प्लॉयज़ के साथ में सेक्सुअल गेम खेल रहे होते हैं और जिसके वजह से वो डिप्रेशन में चली जाती है क्योंकि वो अपने आप को घर में इतने दिन तक बंद कर लेती है कि उनको कुछ बाहर का दुनिया पता ही नहीं रहता है। बीच में वो सुसाइड करने की बार बार कोशिश करती है, लेकिन जिस तरह से एक दूसरा कैरेक्टर का एंट्री दिखाया जाता है, वो बार बार आके एक ही चीज कह रहा होता है कि आप अपने बालकनी से गमला हटाओ क्योंकि उसके वजह से मेरे फ्लोर पे जो है पानी आ रहा है। अब इस कैरेक्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंगली दिखाया गया है। ऋचा चड्ढा बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है और उसके बाद से कुछ ऐसी चीज आती है सामने जिसको देख करके आप भी थोड़े इंस्पायर हो जाओगे कि लाइफ में सब कुछ कभी भी खत्म नहीं होता है, एक ना एक रीजन होता है जिसकी वजह से आपको जीना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टोरी की तरफ में। नेक्स्ट स्टोरी जो है वो भाई बागबान में थी और मुझे उनका नाम नहीं पता, कल हो ना हो में भी थी, जिसमें उनका डायलॉग था कि जिस्म प्यार नहीं जानता सिर्फ भूख जानता है और इस जिस्म को सिर्फ भूख मिटाना है। याद है ये डायलॉग? तो प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन पे जाकर के बताना और आपको ये एक्ट्रेस कितनी खूबसूरत लगती है वो भी ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे हिसाब से शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ओल्ड वुमेन। हाँ, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एज्ड है उनकी, पर फिर भी यार काफ़ी खूबसूरत लगती है। पर यहाँ पे वो बहुत ही सनकी और चिड़चिड़ी बुढ़ी का रोल प्ले कर रही है। आई डोंट नो ऐसा क्यों है, लेकिन हाँ मुझे इतना ज़्यादा इरिटेट फील हुआ उस वक्त में। स्टार्टिंग के 5 मिनट बहुत ही ज़्यादा इरिटेट फील हुआ क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मराठी लोगों से। और मराठी लोग जब उस वक्त में, नॉट मराठी लोग, जब पूरी इंडिया जो है थाली पीट रही थी, उसी वक्त जो है कुछ लोग पूरे दिन और शायद तीनों टाइम जो है थाली बजाना एक रूटीन बना चुके थे और उनको ये लगता था कि गो कोरोना गो और थाली बजाने से कोरोना चला जाएगा। अब इस लॉकडाउन के बीच में उनके साथ में एक कैरेक्टर की एंट्री दिखाई जाती है जो कि सायराट की हीरोइन थी, जिसको आर्ची बोलते हैं शायद। तो वो एंट्री मारी है और वो एज यूजुअल अपनी सेम टोन, सेम एक्टिंग और सेम कैरेक्टर के जरिए जो है एंट्री मारती है। काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगेगा आपको क्योंकि वो एक महाराष्ट्रियन गर्ल का रोल प्ले कर रही है और बीच बीच में जो है उनके हर एक वर्ड को सही करने का काम करती हैं ये मोहतरमा। अब इस चीज़ में सबसे इंटरेस्टिंग ये लगता है कि 2 अनजान लोग अचानक से लॉकडाउन की वजह से साथ हो जाते हैं और उसके बाद से 2 अलग अलग जगह से रहने वाले लोग, अलग अलग जगह से बिलोंग करने वाले लोग कितने अच्छे तरीके से महाराष्ट्र और मुंबई के जैसे लाइफ में सेटल हो जाते हैं, आपस में एक दूसरे को समझने लगते हैं और एंड तक जो है एक माँ बेटी का जो है कनेक्शन बन जाता है। उनकी कहानी काफ़ी दर्द भरी है, लेकिन वो दर्द जो है ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते और आप उस दर्द को जो है फील कर पाओगे। बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ में। ये स्टोरी आपको जो है ज़्यादातर न्यूज़ चैनल में देखने को मिल गया होगा, जो एक सिटी से दूसरे सिटी जाने के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। उनको जो है उनकी दिहाड़ी, उनकी मजदूरी, उनका सैलरी नहीं मिल रहा होता है और वो मजबूर हो जाते हैं कि अपने उस जगह से दूसरे जगह पे सफ़र करने के लिए पैदल ही निकल जाएं। अब भाई इसके अंदर में इंटरेस्टिंग ये लगेगा आपको कि यहाँ पे दिखेंगे आपको हथौड़ा सिंह यानी अमिताभ भट्टाचार्य, अभिषेक भट्टाचार्य, पता नहीं यार ये नाम में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, पर यहाँ पे मैं इनको याद रखा हूँ हथौड़ा त्यागी के नाम से क्योंकि मुझे ऐसा लगा शायद ये कुछ बहुत खतरनाक करने वाले हैं। लेकिन इन्होंने जो रोल प्ले किया है ना बॉस, ऐसा लगता है कि इनके अंदर में हर एक कैरेक्टर पानी जैसा उतर जाता है। यहाँ पे इन्होंने एक मजदूर का रोल प्ले किया है और इनको देखोगे तो आप बोलोगे यार कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, जो कि एंड तक होता भी है। ये एक ऐसे मजदूर है जिनको पैसा नहीं मिला है और ये एक बहुत ही बड़े बिल्डिंग के अंदर में खाली फ्लैट में जाके छुप के बैठ गए हैं। ये घर की कोई भी चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते, जबकि वहां पे सारी हाई वैल्यू चीजें पड़ी होती है, बड़ी से बड़ी टीवी, बड़े से बड़े फ्रिज और मॉड्यूलर किचन, लेकिन उनमें से कोई भी चीज को ये हाथ नहीं लगाते, बस वहां पे अपने बीवी बच्चे को लेकर के रह रहे होते हैं। उनकी बीवी का वो वाला हिस्सा देख करके आप काफी हंसोगे कि वो जा करके गैस ऑन करना तो चाहती है पर ऑन होता नहीं है और पीछे से वो कहता है तेरे से नहीं होगा, जा जाके स्टोव में चाय बना दे। इसमें सबसे दमदार लगता है कि बच्चा पूरे घर को एक्सप्लोर कर रहा होता है, लेकिन हर एक चीज़ को तमीज़ से रखा जाता है। इस पूरे कहानी के अंदर में आपको एक सीख तो ज़रूर मिलेगी कि लोग भले से गरीब होते होंगे आपके नज़र के सामने, पर वो कहीं पे से भी गए गुजरे नहीं होते और ना ही बेईमान होते हैं। वो इतने बड़े घर में रहकर भी जब घर छोड़ते हैं तो एक भी चीज़ को साथ लेकर नहीं जाते, जो उनका पोटली रहता है, जो उनका बक्सा रहता है, वही लेकर के निकल जाते हैं। अब साथ ही साथ इसके अंदर में एक टिकटॉक का टच दिया गया है कि गरीब से गरीब लोग उस वक्त अपने डिप्रेशन में से निकलने के लिए
सहारा ले रहे थे टिकटॉक के। आधी रात को उठ करके जब वो अपनी बीवी को इशारा करते तो आपको लगेगा कि शायद यहाँ पे कोई इंटीमेट सीन दिखाया जाने वाला है, लेकिन अचानक से देख के आपको हंसी आ जाएगी कि वो आधी रात को उठ करके छुप करके अपने बच्चे से जा करके टिकटॉक वीडियो बना रहे होते हैं। अब यहीं से उनकी मेन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। वो सब लोगों से जो हेल्प मांग रहे होते हैं और लोगों से जाके जो काम मांग रहे होते हैं, वहाँ पे हथौड़ा त्यागी को अचानक बोला जाता है अपना मास्क उतारो, और उतारने के बाद में बोलते हैं ये स्टार तू ही है ना। मतलब टिकटॉक ने बैंड बजा दी सीरियसली। जो हेल्प उसको मिलने वाली थी उस वक्त में वो लोग देख करके हिल गए कि ये इतने बड़े अपार्टमेंट में रहता है और टिकटॉक वीडियो बनाता है और इतना ज़्यादा वायरल बंदा है, ये हेल्प मांग रहा है। साथ ही साथ जिस दोस्त से वो हेल्प मांग रहा होता है उसे कह रहा होता है कि हम कहीं रुके हुए मामा के घर पे, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि वो उसी के बिल्डर के यहाँ पे जो सैम्पल फ्लैट बना हुआ है वहीं पर आराम से रह रहा है, एसी का हवा खा रहा है और वहाँ के खाने को खा रहा है। बस ये चीज़ जैसे ही पता चलता है, खुददारी दिखाते हुए हस्बैंड वाइफ घर से निकल जाते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, उनकी वाइफ को जो है मैगजीन के ऊपर में एक फोटो दिखता है जिसके अंदर में एक लड़की जो है सेमी न्यूड होकर के नहा रही होती है, पंखुड़ियाँ और दूध डाल करके। वो उस घर के अंदर में जा कर के उसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रही होती है और सोच रही होती है कि आज मैं अपने पति को कुछ इस तरह से खुद को प्रेजेंट करूंगी और मज़े करूंगी। बस वो सपना टूट जाता है एट द एंड ऑफ द स्टोरी। अब आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स को, और मैं कहता हूँ कि इस कहानी को क्लाइमैक्स में डाला सबसे ब्रिलियंट आइडिया था ये, क्योंकि आपने जहाँ पे एक हाई फाई टेक्नोलॉजी 2033 का दुनिया दिखाया है, वहीं पे दिखाया आज की रियलिटी और आज के दिन में कैसे हैं लोग। यहाँ पे दिखाया गया कि लॉकडाउन के अंदर में एक बुजुर्ग औरत है जो कि हमेशा बहुत ज़्यादा बीमार रहती है और दवा लेने के लिए निकलती है, लेकिन उसको निकलने से मना किया जाता है। बीच में एक ऑटो वाला रहता है और उस ऑटो वाले को ज़बरदस्ती रुकवा करके इनको उसमें बैठाया जाता है ज़बरदस्ती कि आप अगर जाओगे तो इस ऑटो में जाओगे, पैदल नहीं जाओगे। अब वो जब ऑटो में बैठती है तो ऑटो के सामने में जैसे ही दिखा हुआ रहता है कि अरबिक में कुछ लिखा हुआ है, वो समझ जाती है कि ये ऑटो वाला मुसलमान है और उसको डर लगना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है और ये समझ में आता है कि वो ऑटो ड्राइवर जो है काफ़ी ज़्यादा हम्बल और बहुत ही ज़्यादा ईमानदार है। अब बीच में कहानी ऐसे ही आगे बढ़ती रहती है और आपके इमोशन को एक एक करके जो है ये छेड़ना शुरू कर देती है। क्योंकि जब ये ऑटो वाला जब उनको ड्रॉप कर रहा होता है, वो ऐसे रिएक्ट कर रही होती है कि इनको छूना भी पाप है, और ख़ास करके लॉकडाउन के टाइम पे वो निकली हैं तो वो बैठे बैठे उनके ऑटो को ही सैनिटाइज कर रही थी। ऑटो वाला ये कहता है कि मैं रोज़ अपने ऑटो को जो है साबुन पानी से धोता हूँ, आपको सैनिटाइज करने की ज़रूरत नहीं है। पर जाते जाते वो ज़बरदस्ती अपना कार्ड दे जाता है, क्योंकि उसको एहसास होता है कि उनको एक दवाई नहीं मिली है और दोबारा उनको निकलना होगा तो ये मुझे ज़रूर कॉल करेगी, और ऐसा ही होता है। फिर दूसरा दिन निकलती है, तीसरे दिन, चौथे दिन, और ऐसे ही रोज़ निकलती रहती है। और निकलते वक्त में धीरे धीरे बात होती है और बात होते होते ये समझ में आता है कि दो अलग अलग दुनिया बसती है। एक जो हम मिडिल क्लास लोगों के दिखी जाती है, दूसरा जो हाई क्लास लोग होते हैं जो कि बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, लेकिन उनकी दुनिया कैसी है वो अलग दुनिया है। और इन दोनों दुनिया को एक साथ मैच करते हुए दिखाना मतलब क्रिएटिविटी का कमाल आप सोच भी नहीं सकते। धीरे धीरे उस बुजुर्ग औरत को जो है इस मुसलमान ड्राइवर पे धीरे धीरे जो है ट्रस्ट होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे दोस्ती हो जाती है। एट द एंड ऑफ द टाइम एक छोटी सी डब्बी दी जाती है ऑटो ड्राइवर की तरफ से उस बुजुर्ग औरत को, और वो औरत जो है रिटर्न वापस आती है और आने के बाद में इसके साथ में बैठ करके रोज़ा खोलती है। वैसे इस कहानी का नाम दिया गया था चांद मुबारक, और ये ईद का जो चांद दिखाया गया है सीरियसली आप कभी नहीं भूलोगे। तो चलो यार, इतना बताना काफ़ी है, क्योंकि पूरी डिटेलिंग अगर मैंने कर दी तो देखने का मज़ा पूरी तरह से किरकिरा हो जाएगा। एंड आई एम डैम श्योर कि इस मूवी को देखने के बाद में आप वापस इस चैनल पे आके थैंक्स लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। तो आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो बहुत बहुत थैंक्स। वीडियो को बिना सब्सक्राइब किए हुए जाना मत, बेल का बटन ज़रूर दबाना। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और ऐसे कुछ हट के कॉन्टेंट के बारे में आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ यार इसको लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कि कौन सा जॉनर है जो आप देखना चाहते हो। मैं उस तरह की मूवीज़ की जो है हट के स्टोरी लेकर के आता रहूँगा, और ये स्टोरी एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ वो भी ज़रूर बताना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय, साइनोरा एंड अस्सलाम वालेकुम।